स्टूडेंट्स, आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे इकोसिस्टम के अंदर, या यूं कहें न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इन इकोसिस्टम्स. Biological and geological processes moves through nutrients among organic and inorganic compartments. The nutrients circuits involve both biotic and abiotic component of the ecosystem. So they are also called as biogeochemical cycles. क्योंकि फूड चेन जैसे हमने पढ़ा था, इकोसिस्टम के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग टॉपिक लेवल पर बिलोंग करते हैं, और एक टॉपिक लेवल दूसरे टॉपिक लेवल से कनेक्टेड रहता है थ्रू फीडिंग हैबिट. और उस फीडिंग से दो चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है. एक तो एनर्जी का फ्लो तो हो ही रहा है, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का भी फ्लो होता है. पर जो न्यूट्रिएंट्स जो है उनका अल्टीमेट सोर्स जो है वो एक रिजर्वायर होता है, इनऑर्गेनिक रिजर्वायर होता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो या लिथोस्फीयर हो. एबायोटिक कंपोनेंट से जो इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट है वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, फिर फूड चेन के माध्यम से अलग टॉपिक लेवल में वो मूव करता है और वापस से वह उस अपने पेरेंट रिजर्वायर में न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है. तो न्यूट्रिएंट्स को कम देखें तो वो रिसाइकिल ज़्यादा होता है बजाय उसके लॉस के. दो तरह के जियोकेमिकल साइकिल्स है, एक तो गैसियस साइकिल्स और दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल. गैसियस साइकिल्स में मोस्टली एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर इन्वॉल्व होता है, और गैसेस फॉर्म के अंदर जनरली न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. जबकि सेडिमेंट्स के फॉर्म में सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. गैसेस साइकिल के अंदर नाइट्रोजन साइकिल आता है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है और वाटर साइकिल है. जबकि सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल मेन है. तो ये जनरल मॉडल बताया गया है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का, कि किस तरीके से एक एबायोटिक रिजर्वायर से, दिस इज द एबायोटिक रिजर्वायर, और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स इस बायोटिक रिजर्वायर के अंदर मूव करता है. न्यूट्रिएंट्स बायोटिक रिजर्वायर में मूव करेगा, उसके साथ साथ पुनः वापस अपने एबायोटिक रिजर्वायर में ये आता है. Biogeochemical cycles: water, nitrogen, carbon dioxide, phosphorus and sulfur. These are the main cycles जो हम स्टडी भी करेंगे. So these are actually chemical events required by life from the living and non-living part of the environment. तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट इन्वॉल्व है एनवायरनमेंट के, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट. These elements cycle in either gas cycle और sedimentary cycle. तो ये जो एलिमेंट्स है केमिकल्स जो मूव करेंगे वो आइदर गैसेस फॉर्म में या सेडिमेंट्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उस हिसाब से इसे गैस साइकिल या सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं. इन गैस साइकिल एलिमेंट्स मूव थ्रू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के माध्यम से मूव करते हैं. एंड द मेन रिजर्वर्स आर द एटमॉस्फेयर एंड द ओशंस फॉर द गैस साइकिल. सेडिमेंट्री साइकिल मूव फ्रॉम लैंड टू वाटर टू सेडिमेंट्स. कार्बन साइकिल, द मेन रिजर्वर ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन एक बेस मेन एलिमेंट है, C6H12O6. जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो शुगर जो फॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस से, तो उसके लिए एक तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है. तो कार्बन का जो मेन रिजर्वर है वह एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2. ये जो CO2 है ये प्लांट्स जो हैं अपटेक करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो अपना इसको ऑर्गेनिक कार्बन में ट्रांसफॉर्म करते हैं. ये ऑर्गेनिक जो कार्बन है फिर पूरे बायोटिक कंपोनेंट में फ्लो करता है एनिमल्स के पास, हर्बीवोर्स के माध्यम से, फिर कार्निवोरस, और कई बार ये जो कार्बन है इनके एक्सक्रीटा से भी एंटर करता है सॉइल के अंदर. या जब इन ऑर्गेन्स की डेथ होती है तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अगर अनडिकम्पोज हो जाए तो फॉसिल कार्बन में कन्वर्ट होता है. ये फॉसिल कार्बन जो है फॉसिल फ्यूल के माध्यम से जब इसकी बर्निंग होती है तो पुनः एटमॉस्फेरिक CO2 में पहुँचता है. इसके साथ साथ भी जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं
वह भी रेस्पिरेशन के माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये इस तरीके से पुनः एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। तो इस प्रकार के साइकिल को हम कार्बन साइकिल कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन एंटर्स जो बायोस्फीयर में करती है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होती है, और C6H12O6 बेसिकली ये ऑर्गेनिक फॉर्म है जिसमें कार्बन आगे मूव करती है। और एटमॉस्फेरिक कार्बन के ऊपर भी काफ़ी बातें होती हैं, क्योंकि कार्बन लेवल CO2 लेवल बढ़ भी रहा है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग के भी इफेक्ट आते हैं। सो for example, every year there is a measurable difference in the concentration of atmospheric CO2 which changes in the season. For example, in winter there is almost no photosynthesis, higher CO2 level, क्योंकि विंटर में बड़े लेवल पर जैसे हम बात करें तो जो सबसे बड़े जो बायोम्स हैं, टैगा या जो बायोम्स हैं या जैसे इस तरीके के जो है वहाँ पर बड़े लेवल पर चूँकि विंटर रहती है, ऑलमोस्ट फ्रोजन कंडीशन रहती है, तो फोटोसिंथेसिस ना के बराबर होता है तो CO2 लेवल भी हाई रहता है। ड्यूरिंग द ग्रोइंग स्टेज देयर इज अ मेजरेबल डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ओवर पार्ट्स ऑफ ईच डे। नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन मेनली जो उसका जो रिजर्वर है वो एटमॉस्फेयर है और N2 के फॉर्म में रहती है। हालांकि जो बायोटिक कंपोनेंट में बेसिकली प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली अपटेक नहीं कर सकते हैं, वो सॉइल में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन जो कि अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में ही इसको अपटेक कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू आइदर अमोनिया और नाइट्रेट। द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। इट में भी ये चाहे वो बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन हो या केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, जो जिस भी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से नाइट्रोजन अगर फिक्स होती है इनटू अमोनिया, देन दिस अमोनिया इज अपटेकन बाय द प्लांट्स। सो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं राइजोबियम और वो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के पश्चात जो अमोनिया वगैरह ये नाइट्रेट है वो प्लांट्स अपटेक करेंगे, प्लांट से फिर वो फूड चेन में चलेगी और उनके डेड या जो आफ्टर दैट वो जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, उसका फिर अमोनिफिकेशन या डिनाइट्रिफिकेशन के पश्चात पुनः वह नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आ जाती है। नाइट्रोजन चूँकि एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स DNA RNA क्लोरोफिल, इम्पॉर्टेंट भी है नाइट्रोजन चूँकि DNA RNA क्लोरोफिल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन मस्ट बी फिक्स्ड और कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। ऑक्सीजन साइकिल, चूँकि C6H12O6 में O जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो दिस कम्स फ्रॉम द ऑक्सीजन साइकिल अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो बेसिकली एटमॉस्फेयर में है उसी का जो ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन में C6H12O6 के अंदर वही ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही सिंपल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, मेन रिजर्वर जो ऑक्सीजन का वो एटमॉस्फेयर भी है, और जो लाइफ ओशंस में है, वाटर बॉडीज़ में, तो वहाँ पे CO2 डिजॉल्व फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो यही ऑक्सीजन जो है प्लांट्स, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और फिर अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। साथ साथ उस ऑर्गेनिक फूड से जब वो अपने सेलुलर वर्क करते हैं तो एरोबिक कंडीशन के अंदर वह जो ऑर्गेनिक फूड है वो बर्न होता है और उससे ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। तो वो ऑक्सीजन पुनः जो है एटमॉस्फेयर में जाती है और इसी ऑक्सीजन को वापस से जो एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं या और अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो यूज़ करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। और जब उस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो वो एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और वह कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है।
So photodissociation of H2O vapor, carbon dioxide circulates freely through the biosphere. Some combines with calcium to form carbonates, combine with nitrogen compounds to form nitrates, combines with iron compounds to form ferric oxide in the troposphere. वाटर साइकिल जो भी है ग्लोबल साइकिल है। इसका जो मेन सोर्स है वाटर साइकिल का ओशन से ही है। इवेपोरेशन ऑफ ओशंस, वो बड़े बड़े क्लाउड्स वगैरह जनरेट बनाती हैं, कंडेंसेशन होता है। विंड्स जो होती हैं वो उनको क्लाउड्स को मूव करती है, और जब रेन होता है तो उस रेन से बड़े मास लेवल पर जो वाटर है वो टेरेस्ट्रियल एरिया में पहुंचता है। टेरेस्ट्रियल एरिया में रिवर के माध्यम से काफ़ी कुछ वाटर तो पुनः ओशन में चला जाता है, क्योंकि ओशन ही मेन रिजर्वायर है। इसके साथ साथ वह जो कुछ वाटर टेरेस्ट्रियल एरिया के जो है वाटर टेबल में भी फिक्स हो जाता है, वही वहाँ की जो पर लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर होता है। और वाटर टेबल में जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर है वह प्लांट्स जब उसको यूज़ करते हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जब प्लांट्स वाटर को यूज़ करता है, क्योंकि उनको हाइड्रोजन चाहिए होता है फॉर C6H12O6, तो उसको अपटेक करता है। साथ साथ अगर ट्रांसपिरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी मात्रा में वाटर को पुनः एयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स रिलीज करता है, वो वापस क्लाउड्स फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन जो है लैंड एरिया में वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्लाउड्स फॉर्मेशन के अंदर। तो इस तरीके से वाटर साइकिल जो है ऑपरेट करता है। जो फॉस्फोरस साइकिल से बेसिकली वो उसका मेन रिजर्वायर जो है वो लिथोस्फीयर होता है, टेरेस्ट्रियल एरिया होता है, और ये हमेशा फॉस्फेट के फॉर्म के अंदर प्लांट्स इसको अपटेक करते हैं। प्लांट्स एनिमल के अंदर जाता है, डेथ और डिके होने के बाद पुनः वापस ये फॉस्फेट जो है अपनी टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर वहीं पर लैंड एरिया में रहता है, और डिकम्पोजिशन एक्टिविटी से वापस वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि काफ़ी सारा फॉस्फेट जो है वो टेरेस्ट्रियल एरिया से वाटर बॉडीज़ में भी चला जाता है, पर वो जियोलॉजिकल अप हैवलिंग के प्रोसेस से पुनः वो उस सिस्टम के अंदर आ सकता है टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है, जो कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको रिलीज करती है, और वो अवेलेबल हो सकती है फॉर द फ्लोरा। So the main source of phosphorus is in rock. Phosphorus is released into the cycle through erosion or mining. Phosphorus is soluble in H2O and phosphate. Phosphorus is taken up by plant roots, then travel through food chain, and it is returned to sediment. तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक आउटले देखा था आज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का, जिसमें हमने सेडिमेंट्री साइकिल्स और गैसियस साइकिल्स के बारे में स्टडी किया था। कॉमन थिंग ये है कि कोई सा भी न्यूट्रन साइकिल हो, वह अपने वो जो न्यूट्रिएंट है वह इनऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है टू द बायोटिक कंपोनेंट, और पुनः वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर वो अपने रिजर्व में आ सकता है। थैंक यू।